नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम मोदी क्यों लागू करना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तथा आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे क्या इसके पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हमारे देश में चुनाव हुए हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आज भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होते हैं। क्या भारत में यह पॉसिबल है तथा इससे होने वाले नुकसान और फ़ायदे के साथ साथ तमाम हम लोग छोटे छोटे बातों पर डिस्कशन करेंगे जो कि वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत आते हैं। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन मतलब केंद्र सरकार यह चाहती है कि हमारे देश में एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव हो जाए। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक ही बार हमारे देश में होते हैं तो तमाम परेशानियों से हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को छुटकारा मिल सकती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हर साल 4 या 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में अगर एक ही बार में अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो तो समय समय पर जो आचार संहिता लगाई जाती है, समय समय पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन, फौज तथा सैनिकों को जो हम लोग ड्यूटी पर लगाते हैं और उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्च आती हैं, इन सभी चीज़ों से हमारे देश के सरकार को निजात मिल जाएगी। ऐसे में हमारे देश की सरकार अभी 8 सदस्यीय कमेटी की गठन की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सौंपी गई है। ऐसे में ये जब बात निकल कर के सामने आ रही है वन नेशन और वन इलेक्शन, तो जाहिर सी बात है तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर एक ही बार वन नेशन और वन इलेक्शन हो तो वो यह देख रहे हैं कि अगर केंद्र पर जिसकी सरकार होगी उसी की सरकार पूरे राज्य में भी आ जाएगी, तो ये उनकी डर को सता रही है। तथा ऐसे में हमारे देश के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे इलेक्शन के वजह से कई कार्यक्रमों को पोस्टपोन कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ये तमाम उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर होगी। अगर एक ही बार हुआ तो एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा, आचार संहिता बार बार नहीं लगाई जाएगी, बार बार फौज पर, प्रशासन पर एक्स्ट्रा खर्चेस नहीं लगाए जाएंगे। तो इन सभी बातों को आप लोग समझें और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मानसून सत्र में हो सके तो ऐसा बिल आ सकता है, ऐसा जो न्यूज़ है उसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि जैसे ही मानसून सत्र में अगर ऐसा कुछ बिल आता है तथा ऐसा कोई कानून बनाए जाते हैं तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा। इसी के बीच एक और इंडिया और भारत पर एक घमासान मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी अभी G20 समिट में रात्रि के समय में डिनर किए थे। डिनर के लिए जितने भी अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था तो वहाँ पर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ना लिख करके भारत लिखा गया था और इसी पर से घमासान छिड़ा हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टी अब भारत माता की जय कहने में भी संकोच कर रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं जय हिंद में बोलूँगा बट भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये अब इंडिया से भारत हो चुका है। वहीं कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर के भारत जो नाम अभी नया केंद्र सरकार दिखला रही है उस पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, यह जो बात है ये आज से नहीं, कुछ साल पहले से ही केंद्र सरकार दिखाती चली आ रही है। केंद्र सरकार कहीं बाहर अगर यात्रा पर जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो वहाँ पर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही नहीं भारत कहीं कहीं लिखा हुआ दिखलाया गया है। बट ये अब जाकर के तूल पकड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि 2024 में आप सभी को पता होगा लोकसभा का चुनाव है और वहीं जो INDIA गठबंधन बना हुआ है उन्हें भी यह डर सता रहा है कि यह भारत बन जाने से हमारा पूरा गेम ही पलट जाएगा। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि इससे पहले कब वन नेशन और वन इलेक्शन हुआ था। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज़ादी के बाद के चुनावी इसी फॉर्मूले के तहत हुए थे। आज़ादी के बाद
लगातार 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव किए गए हैं। आज़ाद भारत का पहला चुनाव साथियों आप सभी को पता होगा 1951 से 1952 के तहत हुआ था। अब अगर आखिरी बार ऐसे चुनाव कराए जाने की बात करें तो साल 1967 में एक देश एक चुनाव के तहत आखिरी बार चुनाव हुआ था, जिसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और इस चुनाव के बाद वन नेशन वन इलेक्शन वाली परंपरा खत्म हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण इंदिरा गांधी सरकार का 1970 में अल्पमत में आना था, जिसके चलते लोकसभा भंग कर दी गई और इसके बाद 1971 में मध्यावधि चुनाव कराए गए, यानी बीच में ही चुनाव करा दिए गए। समय अनुसार चुनाव न करा करके उनका अल्पमत से सरकार भंग हो गई, जिसके कारण बीच में ही चुनाव करा दिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी जीत हुई थी। तो साथियों आगे हम देखते हैं कि जो 4 बार चुनाव हुए हैं उनका ईयर क्या क्या था। तो साथियों 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951-1952 में आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। आगे हम लोग बात करते हैं साथियों कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर सामने आ रहे हैं तो भारत को संविधान के किन अनुच्छेदों में बदलाव करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है संविधान से छेड़छाड़ होगा तो हमारे देश के विपक्षी पार्टी फिर से भीमराव अंबेडकर के सामने जाकर के प्रतिलिपि फाड़ेंगे और ऐसा अगर फुटेज सामने आ रहा है तो इसमें कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वह समय समय पर ऐसा कार्य करते रहते हैं। साथियों संविधान 1947 के पहले और 1947 देश आज़ाद होने के बाद उस समय लिखा गया था जब आज के समय की देश की जो व्यवस्था चरमरा गई है, आज की इस समय की जो अत्याचार, रेप, बलात्कार तथा तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से संविधान में संशोधन करना काफ़ी ज़रूरी है। पूरा नहीं लेकिन उन सभी अनुच्छेद, उन सभी सेक्शनों पर ये कुछ सुधार करना काफ़ी ज़रूरी है जो कि उस समय के हिसाब से बना दिए गए थे। साथियों बदलाव ही प्रकृति का नियम है और बदलाव हर क्षेत्र में होना चाहिए, समय समय पर बदलाव होना चाहिए ताकि उसमें और भी अच्छा से इम्प्लीमेंट करके सुधार करके हमारे देश के देशवासियों और जनता के प्रति उसमें सहजता दिखाई जाए। आगे हम लोग देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 के प्रावधानों में संशोधन के बिना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते। तो साथियों संविधान का अनुच्छेद जो मैंने आपको अभी बताया 83, 85, 172, 174 और 356 के प्रावधानों में संशोधन किए बिना लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते। एक साथ चुनाव कराने के लिए संघ और राज्य विधानसभाओं के लिए निश्चित कार्यकाल होना भी जरूरी है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने का अनुमानित खर्च साथियों 10,000 करोड़ रुपया बैठता है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब साथ में होंगे तो इन सभी खर्चों से भी निजात मिल जाएगी केंद्र सरकार को। साथियों जाहिर सी बात है लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव हर एक साल में 3 बार 4 बार 5 बार होते रहते हैं तो इसमें खर्च भी बहुत ही ज़्यादा आता है। आचार संहिता बनाए रखने की तैयारी की जाती है तथा आचार संहिता के साथ साथ देश के प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चेस आते हैं, विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस इत्यादि को बंद कर दिया जाता है। खून खराबा, मार काट इत्यादि होते हैं तो इसमें केस फौजदारी भी चलती रहती है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से इसी में आकर के इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये सभी जो है एक बार ही होगा तो इसमें अनुमानित खर्च जो है वो भी कमी होगी और देश की जनता को भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। साथियों कुछ पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार को भी खारिज किया है। जाहिर सी बात है देश के भलाई के लिए कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संविधान, कोई भी अनुच्छेद या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो विपक्षी पार्टी अपना फर्ज निभाने से नहीं चूकते हैं। इनके लिए सही करो तो वो उसको विरोध करेंगे, गलत करो तो उसका विरोध करेंगे। साथियों कुछ पार्टी ऐसे भी हैं जो इसके सपोर्ट में भी आई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में आई हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हें इसका डर भी सता रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां अगर जो केंद्र सरकार में हैं और लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होंगी तो
इनका जो छुटपुट सरकार है, 5 राज्यों में 3 राज्यों में जो इनका गठबंधन का सरकार बनाई हुई है विपक्षी पार्टियां, यहाँ से भी इनको हाथ धोना पड़ सकता है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि इंडिया को अगर भारत करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसमें भी इनको खेद है, इसमें भी उनको परेशानी है कि हम इंडिया क्यों नहीं कहें। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में। और एक बात बता दे रहा हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा भारत ही देश एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सालों भर विपक्षी पार्टियाँ राजनीति करती रहती है। तो काफ़ी हद तक इस सालों भर या डे बाय डे राजनीति करने वाली पार्टियों से भी निजात मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो राजनीतिक पार्टियां जो हमेशा से राजनीति ही करती रहती हैं उससे थोड़ा निजात मिल जाएगा। किसी भी कंट्री को आप उठा करके देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो ही वहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ राजनीति करती हैं, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सालों भर विपक्षी पार्टियाँ राजनीति ही करती रहती हैं। देश की भलाई के लिए भी उठाए गए कदम पर भी सवाल उठाना यह अपना नैतिक अधिकार समझते हैं, तथा अगर गलत काम होता है तो वहाँ पर तो ये लोग उठाते ही हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टी हमारे देश में एक अलग ही तरीके से काम करती है। जहाँ पर सही होता है, जहाँ पर देश के हिफाजत की बात आती है, वहाँ पर इनको एक होना चाहिए, लेकिन यह एक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को देख सकते हैं। जब भी देश में कोई आतंकी गतिविधियाँ होती है या देश में कोई बड़ी दुर्घटनाएं होती है तो उस समय में ये संवेदना व्यक्त करने के बजाय, उस समय में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय ये उटपटांग बयानों से आप पूरे देश का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तथा मौजूदा सरकार के बुराइयों को गिनाने की भी कोशिश करते हैं, जिसमें वह असफल होते हुए आपको भी दिखाई जाते होंगे। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे देश के कई ऐसे विपक्षी पार्टियों का काफ़ी बेतुका बयान सामने आया था जो कि आपसे छुपा नहीं होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों कि दुनिया के किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं और कितना अच्छा से उनका चुनाव होता है और उनके खर्चों पर कितनी कमी देखी जाती है। ब्राज़ील, कोलंबिया और फिलीपींस, जहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ ही होते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में आम चुनाव और प्रांतीय दोनों चुनाव एक साथ ही होते हैं। इसके अलावा साथियों, दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव एक साथ 5 साल के लिए होते हैं और नगर निगम चुनाव 2 साल बाद होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऐसे देश हैं जहाँ पर 2 चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं और शांतिपूर्वक होते हैं। इसके अलावा साथियों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। हमारा जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, यानी यह संविधान से हट करके यह काम नहीं हो रहा है। यह संविधान में ऐसा हुआ है और ऐसा देश में पहले भी हो चुका है, बस उसी को इम्प्लीमेंट कर करके केंद्र सरकार लाने की प्रयास कर रही है। आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। जैसे कि आचार संहिता जो मैंने आपको बताया, यह उस दिन से लागू होती है जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने तारीख तक लागू रहती है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। आदर्श आचार संहिता में इलेक्शन कमीशन कुछ ग्राफ बना देता है, उसी ग्राफ के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियां को चलना पड़ता है और उसके विरुद्ध जाने पर उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन भी लेता है। जैसे कि आप सभी अगर किसी भी राज्य या किसी भी हमारे भारत देश के किसी भी राज्य में चुनाव होता होगा तो इलेक्शन कमीशन का इन तमाम पार्टियां जो आदर्श आचार संहिता को खिलाफ जाती है या विरुद्ध जाती है तो उनके ऊपर एक्शन आपको देखने को मिलता होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है साथियों वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत साथियों 1960 में केरल विधानसभा में देखने को मिला था। दिलचस्प बात यह है साथियों कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बना है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बना हुआ और विकसित हुआ है और जो कि आज भी चलते आ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक दल कोई भी विवादित बयान नहीं दे सकते हैं। जब आचार संहिता लागू होता है तो उस समय राजनीतिक दल कोई भी विवादित बयान नहीं दे सकता है जिससे किसी भी धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हो। आपको अगर इलेक्शन पर आपका नज़र हो तो आपको याद होगा यूपी इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ ने एक बार धर्म से लेकर के एक बयान दिया था जिसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन ने 3 से 4 दिन तक इलेक्शन कमीशन में मतलब उन पर
रोक लगा दिया था चुनाव में चुनावी प्रचार करने के लिए। वैसे में वो हनुमान जी के मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में जा कर के अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर क्या क्या होते हैं। मैंने आपको इन सभी बातों को भी विस्तार से बताया। अभी हमारे देश में इंडिया भारत पर विवाद छिड़ा हुआ है और यह अब मानसून सत्र में जो अभी मैंने आपको बताया 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले बिल भी पेश हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों आदित्य L1 जो कि हमारे पृथ्वी से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है और सफलतापूर्वक ये अपना दूसरे कक्ष में भी प्रवेश कर चुका है। 120 से 127 दिन के बाद यह इसका क्या लोकेशन होगा इसके बारे में भी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।